हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। चैप्टर 8 कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग टेक्निक्स की ट्रेडिशनल टेक्निक्स हम लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 6 मॉडर्न टेक्निक्स। ये सारी टेक्निक्स के लिए मैंने आपके लिए पॉइंट्स बना दिए हैं, कीवर्ड्स लिख दिए हैं। इन टेक्निक्स को हम एग्जांपल्स और कीवर्ड्स के साथ समझेंगे और याद करेंगे ताकि इस पर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए सीयूईटी में तो आप इसको आंसर कर सके। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट 6 मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहले बच्चों हम इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 6 टेक्निक्स का नाम लिख रखा है और हर एक टेक्निक को मैंने पॉइंट्स में लिख रखा है। इन पॉइंट्स में मैंने कीवर्ड्स लिख रखे हैं या कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज लिख रखे हैं और इनको मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी एक्सप्लेनेशन इसकी। लेकिन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपके लिए नोट्स का काम करेंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स पर्टिकुलर टेक्निक से रिलेटेड हमें याद रखने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक्निक, उसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये वर्ड बच्चों हमने कई बार सुन रखा है जब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स करे थे, अकाउंटेंसी में रेशियो एनालिसिस में ये वर्ड आप सुन चुके हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि ये पता लगाना वेदर द कैपिटल इन्वेस्टेड इज यूज्ड इफेक्टिवली और नॉट। देखो, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी जो भी बिजनेस में पैसा लगाती है वो क्यों लगाती है? क्योंकि वो उससे कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट करती है। तो अगर उसके रिटर्न्स जो हैं वो रीजनेबल होते हैं, जितने वो एक्सपेक्ट कर रही थी उस कैपिटल से रिटर्न्स, तो इसका मतलब कि उसने इन्वेस्टमेंट्स वाइजली कर रखी है। और अगर रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होते हैं तो कंपनी को सोचना पड़ता है कि किस तरह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स में चेंज लाए ताकि उसको रीजनेबल रिटर्न्स मिल सके। यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, नेट इनकम अपॉन सेल्स इनटू सेल्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट्स। तो देखा जाए तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है कि टोटल इनकम कंपनी कितनी अर्न कर रही है अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट्स पे। और टोटल इन्वेस्टमेंट्स में दोनों ही तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट्स इन द फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द करंट एसेट्स। तो जो टोटल एसेट्स है कंपनी के पास, उन एसेट्स का वो कैसे इस्तेमाल करती है जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, देखो, आरओआई इंक्रीजेस। तो आरओआई कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस में बढ़ेगी? व्हेन द सेल्स आर मोर देन द इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर सेल्स बढ़ जाएंगी, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा तो आरओआई बढ़ जाएगा। और दूसरा मैंने लिखा है, इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज विदाउट डिक्रीज इन द सेल्स। और अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा और सेल्स उतनी की उतनी ही रहेंगी तो भी आरओआई बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कि कंपनी की आरओआई 2 सर्कमस्टांसेस में बढ़ेगी, या तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज होंगी या कंपनी की जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं कम करके भी सेल्स उतनी ही रहेंगी। आरओआई कैलकुलेट करने से कंपनी को क्या पता लग जाएगा? इट इज एबल टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो आरओआई जो है वो कंपनी ओवरऑल कंपनी की भी कैलकुलेट करती है, डिपार्टमेंट्स की भी कैलकुलेट करती है, डिविजन्स की भी कैलकुलेट करती है। तो उससे कंपनी को ओवरऑल परफॉर्मेंस ही पता नहीं लगेगी, उसी पर्टिकुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कंपनी डिविजनल परफॉर्मेंस और डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस सबको चेक कर सकती है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप आरओआई के बारे में याद रखेंगे। आरओआई का फॉर्मूला क्या है? आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में हम दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट्स लेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, और उसके ऊपर कंपनी कितनी इनकम जनरेट कर पाती है। अगर वो रीजनेबल इनकम जनरेट कर पाती है, आरओआई उसकी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब उसको इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आरओआई कम हो रहा है तो कंपनी को क्या कंट्रोल करना है? उसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स में चेंजेस करने हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स जो है वो अर्न कर सके। चलते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ, दैट इज द रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस पूरा का पूरा चैप्टर आप अकाउंटेंसी में ऑलरेडी कर चुके हैं। So this is the technique of controlling, where the controlling is done through the calculation of the ratios. 4 तरह की रेशियो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड टर्नओवर रेशियोज। इन रेशियोज के जो सब कैटेगरीज हैं वो मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है,
और यू ऑलरेडी नो कि लिक्विडिटी रेशियोज जो हैं वो किसको कैलकुलेट करती हैं, एबिलिटी टू पे इन द शॉर्ट रन, कंपनी की एबिलिटी क्या है अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को टाइमली पे करने की। सॉल्वेंसी रेशियोज है वो कैलकुलेट करती है एबिलिटी टू पे इन द लॉन्ग रन। एनसीईआरटी में उसके लिए लैंग्वेज यूज कर रखी है, एबिलिटी टू सर्विस इज इनडेप्टेडनेस, मतलब जो भी उसने डेट्स ले रखे हैं लॉन्ग रन के उसको वो क्या टाइमली तरीके से पे कर पाती है या नहीं। तो ये लैंग्वेज अगर आए तो इसका मतलब कौन सी रेशियोज की बात हो रही है, सॉल्वेंसी रेशियोज की बात हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है वो प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी को कैलकुलेट करती हैं और जो टर्नओवर रेशियोज हैं वो एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस को कैलकुलेट करती हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी कंपनी की इन परफॉर्मिंग द वेरियस फंक्शंस एंड द ऑपरेशंस। तो इन चारों कैटेगरीज ऑफ रेशियोज के डिफरेंट सब पार्ट्स हैं जिनको कैलकुलेट करके कंपनी इन 4 एस्पेक्ट्स के बारे में पता लगाती है। तो रेशियो एनालिसिस टेक्निक में सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि इट इज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग वेयर द कंट्रोलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। रेशियोज को कैलकुलेट किया जाता है, उन्हीं रेशियोज से इंटर फर्म कंपैरिजंस किए जाते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजंस किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि रेशियोज जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही हैं, डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही हैं, कौन सी रेशियोज का बढ़ना अच्छा माना जाता है, कौन सी रेशियोज का कम होना अच्छा माना जाता है और उसी हिसाब से कंट्रोलिंग मेजर्स लिए जाते हैं बाय द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स दैट दे गेट बाय कैलकुलेटिंग वेरियस रेशियोज। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ ही रखा है, जैसे मान लीजिए कि डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 1:1 होनी चाहिए, बोरोड फंड्स ओन फंड्स के बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 हो जाए, डेट्स डबल भी हो जाए, तो हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि डेट्स जो है कहीं कहीं पर फायदेमंद होते हैं। डेट्स बढ़ाने से इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि आरओआई जो है वो रेट ऑफ बोरोइंग से ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे ही आरओआई कम होना शुरू हो जाता है, लिवरेज या जो डेट्स है उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। और अगर डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मान लीजिए 5:1 हो जाए, 8:1 हो जाए, तो वो रिस्की पोजीशन होती है। तो इसी तरह से हमने आइडियल रेशियोज पढ़ रखी है, कंपनी को पता होता है कि कितनी आइडियल लिक्विडिटी रेशियोज होनी चाहिए, कितनी आइडियल जो है वो सॉल्वेंसी रेशियोज होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कंपनी डिसाइड करके रखती है कि इतनी प्रॉफिटेबिलिटी उसे अर्न करनी है। डिफरेंट एसेट्स कंपनी अपने टर्नओवर को इंक्रीज करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रही है, ये हम टर्नओवर रेशियो से कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल लेकिन मॉडर्न टेक्निक है, दैट इज थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ द रेशियोज द कंपनी ट्राइज टू कंट्रोल द वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, its liquidity, its solvency, its profitability and its turnover. This is the technique of ratio analysis. Let's move on to the third category of the modern techniques, that is responsibility accounting. Responsibility accounting में ये बताया गया है कि इसमें इस तरह से कंट्रोलिंग की जाती है कि टोटल जो अकाउंटिंग सेंटर्स हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, कंट्रोलिंग बाय क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। और 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की यहाँ पर बात होती है। कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स? कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। इसको मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे हमने फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक की थी ना, जिसमें बताया था कि प्लानिंग को डूइंग से सेपरेट कर देते हैं और फिर 4 स्पेशलिस्ट एट द प्लानिंग लेवल अपॉइंट किए जाते हैं और 4 स्पेशलिस्ट एट द डूइंग लेवल अपॉइंट किए जाते हैं और जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि वर्कर्स को मैनेज करने में आसानी हो। बिल्कुल इसी तरह से इस कंट्रोलिंग टेक्निक में क्या किया जाता है कि अकाउंटिंग के सेंटर्स एस्टैब्लिश कर दिए जाते हैं कि सेपरेट अकाउंटिंग की जाती है। तो जो कॉस्ट सेंटर होता है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, वो सिर्फ खर्चे और खर्चों पर ही कंट्रोल करता है और उसका पूरा कंसंट्रेशन और फोकस जो है वो कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट पे होता है। हर एक तरह के कॉस्ट जो भी कंपनी इनकर कर रही है उसके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसके ट्रेंड्स को ऑब्जर्व किया जाता है और कहीं पर भी कहीं कॉस्ट एक्सीड हो जाते हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट सेंटर है, दैट इज द रेवेन्यू सेंटर। तो रेवेन्यू सेंटर जो है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यूज होता है
वो सिर्फ और सिर्फ टोटल कंपनी के रेवेन्यूज पर फोकस करता है और उसका काम होता है कि रेवेन्यूज से रिलेटेड वो अकाउंटिंग करे और सिर्फ उसी एस्पेक्ट को वो कंट्रोल करे। और हर एक पर्टिकुलर सेंटर का जो स्कोप है वो बढ़ता जाता है। जैसे कि प्रॉफिट सेंटर की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट सेंटर जो है वो रेवेन्यूज और कॉस्ट सबका हिसाब किताब रखता है, क्योंकि प्रॉफिट जो है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यूज माइनस द टोटल कॉस्ट। तो जो रेवेन्यू सेंटर है डेफिनेटली वो दोनों चीजों पे ध्यान रखेगा, रेवेन्यूज पे भी और कॉस्ट पे भी। उसके बाद जो लास्ट सेंटर है इन्वेस्टमेंट सेंटर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो प्रॉफिट्स में दोनों आ गए, रेवेन्यूज भी कॉस्ट भी, और वो ये देखेगा कि जो रेवेन्यूज है और जो कॉस्ट है वो इन्वेस्टमेंट्स की वजह से कैसे चेंज होते हैं। तो जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कर रही है और उन इन्वेस्टमेंट्स पे जो वो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसका सारा लेखा जोखा, उसका सारा हिसाब किताब किसको रखना होगा? इन्वेस्टमेंट सेंटर को रखना होगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक टेक्निक है जिसमें एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एस्पेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। कॉस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट सेंटर को दे दी जाती है, रेवेन्यूज की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रेवेन्यू सेंटर को दे दी जाती है। कॉस्ट और रेवेन्यूज दोनों को कंट्रोल करने का काम, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर ली जाए, वो प्रॉफिट सेंटर का काम होगा। और इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम होगा कि इस तरह के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएं जिससे ये जज किया जाए कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं कंपनी की वो प्रॉफिट अर्निंग में किस तरह से हेल्प कर रही हैं। तो बच्चों आपको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से रिलेटेड? कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना दिए जाते हैं, 4 रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं। उन चारों रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के आपको नाम याद रखने हैं और उन चारों रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्रिएट करके और अलग अलग एस्पेक्ट्स पे इंडिविजुअल फोकस करके हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कंट्रोल किया जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। ऑडिट का मतलब बच्चों सिंपली क्या होता है? दैट इज टू चेक। तो किसी भी चीज का ऑडिट का मतलब होता है कि उसको माइन्यूटली चेक किया जाए। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब हुआ कि मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को चेक करने के लिए जो कंट्रोलिंग टेक्निक होती है उसे कहते हैं हम मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट का तो काम ही यही होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करे। तो मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में उन सारे फंक्शंस को लगातार मॉनिटर किया जाए, चेक किया जाए और उसके बाद ये देखा जाए कि कोई भी उसमें कमी है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं। ये बिल्कुल इसी तरह से हो गया कि जैसे कि आपके पेपर्स चेक किए जाते हैं, जैसे हम टर्मिनल एग्जाम्स चेक करें और उसमें देखें कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने कौन से क्वेश्चंस का गलत आंसर करा है, उसमें आपके मार्क्स हम डिडक्ट करेंगे। फिर आपको पेपर दिया जाएगा, चेक करने के बाद आप देखेंगे कि उस पेपर में कहाँ कमियां हैं, कहाँ पर आपके नंबर कटे हैं और फिर जब आपके नेक्स्ट टर्म होंगे या जब एनुअल एग्जाम्स होंगे तो आप उन कमियों को रिपीट नहीं करेंगे और उससे आप सीखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैनेजमेंट ऑडिट होता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट ऑडिट किस लिए किया जाता है? जिससे प्रेजेंट डेफिशिएंसीज पता लग जाती हैं। तो अगर हम मैनेजमेंट के फंक्शंस का ऑडिट करेंगे, हर फंक्शन का, कि प्लानिंग कैसे हो रही है, कंट्रोलिंग कैसे हो रही है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सारे फंक्शंस का ऑडिट हो रहा है, तो उससे क्या पता लगेगा? जैसे आपको एग्जामिनेशन पेपर चेक करके हमने दिया तो आपको अपनी कमियां पता लग गई, तो मैनेजमेंट ऑडिट से क्या पता लगेंगी कि किसी भी फंक्शन परफॉर्मेंस में कोई भी कमी है, कोई भी डेफिशिएंसी है, वो मैनेजमेंट ऑडिट से पता लग जाएगी। उसके बाद कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस जो है वो मॉनिटर होती रहेगी, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन है ना वो इंप्रूव हो जाएगी,
क्योंकि जब हर एक फंक्शन का ऑडिट होगा तो अगर हमें पता लग जाएगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इस पर्टिकुलर फंक्शन की डेविएशन की वजह से अचीव नहीं हुई है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को इस तरह से परफॉर्म किया जाएगा ताकि वो दूसरे फंक्शंस के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर सके। कोऑर्डिनेशन भी हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सारे फंक्शंस के बीच में तालमेल बैठाना। तो अगर कोई भी इनएफिशिएंसी होती है ओवरऑल मैनेजमेंट की, तो वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन की वजह से होती है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन दूसरे पर्टिकुलर फंक्शन के कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहा है। तो मैनेजमेंट ऑडिट से वो पता लग जाता है कि कहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और उसका फायदा क्या होता है कि वो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने में हेल्पफुल टेक्निक रहती है। एंड उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट से क्या किया जाता है, अपडेट की जाती है सारी पॉलिसीज एंड द स्ट्रैटेजीज एज पर द एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, एनवायरमेंट में चेंजेस हो गए, हमारी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज पुरानी हैं, उसमें चेंज लाने की जरूरत है, ये भी ऑडिट से ही पता लगेगा, ये भी चेक करने से ही पता लगेगा। तो मैनेजमेंट ऑडिट का एक और फायदा क्या है कि जितनी भी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें क्या चेंजेस लानी है ये भी मैनेजमेंट को पता लग जाता है। तो ये एक टेक्निक है मैनेजमेंट ऑडिट की, जिससे सारे फंक्शंस को ऑडिट किया जाता है, चेक किया जाता है, उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में पता लगाया जाता है, और जहां भी कमियां पाई जाती हैं उन कमियों को करेक्ट किया जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक पे, दैट इज PERT एंड CPM। सबसे पहले तो आप इन दोनों टेक्निक्स की फुल फॉर्म्स देख लेंगे। PERT का मतलब है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक और CPM का मतलब है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों ही टेक्निक्स जो हैं काफी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो कहां पर इस्तेमाल की जाती हैं, फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स। जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना बच्चों, जहां पर पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, रोडवेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो जहां पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है पूरा, जिसको एक पर्टिकुलर टाइम में पूरा करना होता है और उसके लिए बजट भी फिक्स होता है कि इतने बजट में ही उसको पूरा करना है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, उसको चेक करने के लिए जो कंट्रोलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है उनके नाम है PERT एंड CPM। तो दोनों मिलती जुलती सी ही टेक्निक्स हैं, लेकिन फिर भी इसमें स्लाइट डिफरेंस होता है। जैसे जब हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स की थी तो हम स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन को एक साथ करते हैं, हालांकि वो दोनों जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग हैं। बिल्कुल इसी तरह से PERT एंड CPM जो है उनको साथ में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे से डिफरेंस है वो मैं भी आपको बता देती हूँ। इन टेक्निक्स का पर्पस क्या है, फॉर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स विदिन द गिवन कॉस्ट एंड द टाइम। ये टेक्निक्स जो है प्रोजेक्ट्स के बीच में ही इस्तेमाल की जाती हैं ताकि ये पता लगाया जाए कि क्या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं। जो कॉस्ट हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एस्टिमेट की थी, क्या कहीं पर कॉस्ट उससे ज्यादा तो नहीं जा रही, या जिस टाइम पे हमने सोचा था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्या एक्चुअली उतने टाइम में ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम कहते हैं PERT एंड CPM। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू। प्रोग्राम वर्ड हमने टाइप्स ऑफ प्लान्स में ऑलरेडी कर रखा है कि एक प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक पूरा का पूरा इवेंट जिसमें सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज जो हैं वो डिसाइड की जाती है कि पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, फिर कौन सी होगी, तीसरी कौन सी होगी, और किस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक उसके बीच में जो कुछ भी होना है सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द प्लानिंग ऑफ अ प्रोग्राम। से फॉर एग्जाम्पल कि आपका एनुअल फंक्शन होना है या स्पोर्ट्स डे होना है, तो उसमें अगर आपके बहुत सारी एक्टिविटीज हैं तो सबसे पहले तो उन एक्टिविटीज को डिवाइड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं कि इन पर्टिकुलर कंट्रोलिंग टेक्निक्स में क्या स्टेप्स लिए जाते हैं
पहला स्टेप है डिवाइड द नंबर ऑफ एक्टिविटीज। तो उस प्रोजेक्ट को या उस प्रोग्राम को या इवेंट को कंप्लीट होने में स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक नंबर ऑफ एक्टिविटीज कितनी होंगी, सबसे पहले तो उन एक्टिविटीज को उनके नेचर के हिसाब से अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसका सीक्वेंस डिटरमाइन किया जाता है। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनुअल डे का प्रोग्राम है, तो अगर पहली एक्टिविटी होगी दैट अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट सपोज, तो उसके बाद ही होगा वेलकमिंग ऑफ द चीफ गेस्ट, फिर उसके बाद जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट का होगा, फिर रिफ्रेशमेंट का होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले रिफ्रेशमेंट एक्टिविटी हो जाएगी और बाद में अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट होगा। तो सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज जो है किसी भी प्रोग्राम के लिए तय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वरना वो पूरा प्रोग्राम ही अनसक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि टोटल एक्टिविटीज कितनी है और उन एक्टिविटीज को सूटेबल हेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उसका सीक्वेंस तय किया जाता है कि पहले कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन सी एक्टिविटी होगी। इसके हिसाब से सीक्वेंस तय किया जाता है। देन उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स जो हैं वो हर एक एक्टिविटी का डिसाइड किया जाता है। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको पर्ट और सीपीएम के बीच में समझना होगा। जो पर्ट होती है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, उसमें 3 तरह के टाइम एस्टिमेट्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड नॉर्मल टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। पेसिमिस्टिक टाइम मतलब कितना ज्यादा मैक्सिमम टाइम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लग सकता है। और नॉर्मल टाइम मतलब एक नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से वो प्रोजेक्ट जो है वो कब कंप्लीट हो जाएगा। जो सीपीएम होता है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्रिटिकल पाथ, वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है कि मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, वो सीपीएम में डिसाइड किया जाता है। और दूसरा डिफरेंस पर्ट और सीपीएम में क्या होता है कि पर्ट में जो है वो कॉस्ट एस्टिमेट्स डिसाइड नहीं किए जाते, सीपीएम में टाइम एंड कॉस्ट दोनों एस्टिमेट्स डिसाइड किए जाते हैं। तो ये 2 डिफरेंस आप याद रखेंगे पर्ट और सीपीएम के बीच में। लेकिन अगर कलेक्टिवली इन दोनों टेक्निक्स की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि सीक्वेंस डिसाइड करने के बाद टाइम एंड कॉस्ट शेड्यूल्स जो हैं वो हर एक एक्टिविटी के डिसाइड किए जाते हैं। कि अगर मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 5 फेजेस या 5 एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, एक एक्टिविटी में 3 महीने लगेंगे, दूसरी एक्टिविटी में 2 महीने लगेंगे, तीसरी एक्टिविटी में 4 महीने लगेंगे, तो इन सबको जोड़ के टोटल टाइम कितना लगेगा हर एक एक्टिविटी में और कितना खर्चा आएगा हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, तो टोटल टाइम और टोटल कॉस्ट जो है इस हिसाब से पूरे प्रोजेक्ट का तय किया जाता है। और टाइम टू टाइम ये देखा जाता है कि जो हमने सोचा था उसी हिसाब से प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है या नहीं। और लास्ट स्टेप क्या होगा, टू मॉडिफाई द प्लान इफ रिक्वायर्ड। तो अगर हमें लगे कि कोई भी एक्टिविटी अपने एस्टिमेटेड टाइम से पीछे चल रही है, ये 3 महीने में पूरी हो जानी चाहिए थी लेकिन 3.5 महीने लग गए, तो अगली एक्टिविटी जो कि 4 महीने में पूरी होनी थी उसको 3.5 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी ताकि टोटल टाइम जो है वो कंपनसेट हो जाए। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स लेकर इन दोनों टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड दीज 2 टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स दैट कम अंडर दी मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं पर्ट और सीपीएम से रिलेटेड, इन दोनों की फुल फॉर्म प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स एंड क्रिटिकल पाथ मेथड। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये दोनों ही टेक्निक्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए और जहां पे ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को प्लान करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्निक्स यूज की जाती हैं। पर्ट जो है उसमें 3 टाइम शेड्यूल्स डिटरमाइन किए जाते हैं, सीपीएम में एक ही टाइम शेड्यूल डिटरमाइन किया जाता है, लॉन्गेस्ट पाथ, इसीलिए उसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं कि अगर उससे ज्यादा टाइम लग जाए तो समझो कि आपका प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल होने वाला है। उससे ज्यादा कोई स्कोप ही नहीं होता है, बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर टाइम एंड कॉस्ट उस प्रोजेक्ट को नहीं ले जा सकते, तो उसमें कोई स्कोप ही नहीं होता है मॉडिफिकेशन का कि उतने टाइम में और उतने कॉस्ट में तो उसे कंप्लीट ही करना है। और पर्ट में सिर्फ टाइम शेड्यूल्स डिसाइड किए जाते हैं, सीपीएम में टाइम एंड कॉस्ट दोनों शेड्यूल्स डिसाइड किए जाते हैं कि 5 स्टेप्स लेकर ये दोनों कंट्रोलिंग टेक्निक्स को इंप्लीमेंट किया जाता है।
तो ये कीवर्ड्स आप अंडरलाइन कर लीजिए, पॉइंट्स लिख लीजिए, इतना आप याद रख लेंगे तो इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यू विल बी एबल टू आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज MIS। ये एक कंट्रोलिंग टेक्निक है जो इंटरनेट और कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक है, जहां पे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है उनको अपडेट किया जाता है। एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर्स होते हैं, किसी भी लेवल के मैनेजर्स होते हैं, उनको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अपने ग्रुप से रिलेटेड, उनको एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशंस चाहिए होती हैं ताकि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाए। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी क्लास की क्लास टीचर हूं और मुझसे कहा जाए कि आप लिस्ट बना के दीजिए कि कौन से पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो अकाउंटेंसी में वीक हैं, कौन से पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो बिजनेस स्टडीज में वीक हैं, मैथमेटिक्स में वीक हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि मुझे रिजल्ट चाहिए होगा रिलेटेड टू ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और वो रिजल्ट जो है मुझे एक्यूरेट रिजल्ट मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए, तभी मैं टाइमली लिस्ट प्रिपेयर करके दे पाऊंगी। बिल्कुल उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं उनको अपने सबऑर्डिनेट्स से रिलेटेड बहुत सारी टाइमली इंफॉर्मेशंस चाहिए होती है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस चाहिए होती हैं। तो जब वो इंफॉर्मेशंस कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, एक तो वो ऑथेंटिक होती हैं, उन इंफॉर्मेशंस को वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए वो अपने घर में बैठकर भी रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो वो ऐसा कर पाएगा, ऑफिस में रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो भी कर पाएगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशंस है वो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशंस है, सॉफ्ट कॉपीज में है, वो उन्हें कहीं से भी असेस कर सकता है। और ये जो इंफॉर्मेशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल्स मानी जाती हैं फॉर द मैनेजर्स। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सिंपल मतलब क्या है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होना चाहिए जिससे इंटरनेट बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, टाइमली इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को प्रोवाइड की जाए ताकि कम्युनिकेशन में कोई गैप ना आए और वो टाइमली डिसीजंस जो हैं वो ले सकें। यहाँ पर मैंने कुछ बेनिफिट्स भी लिख रखे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के, जो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। दैट दिस टेक्निक प्रोवाइड्स information at the right time, it helps in planning, decision making and controlling, it ensures the cost effectiveness वो कैसे इंश्योर करेगी, टाइमली इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, टाइमली करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, तो कॉस्ट जो है वो मैनेजर्स डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे और कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। इट रिड्यूसेस द इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस किसी को भी नहीं दी जाएंगी, जो इंफॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर मैनेजर को चाहिए उसको वही इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाएंगी ताकि उसके पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड ना हो और वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से स्पेसिफिक डिसीजंस ले पाए और उससे जो है वो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी इंप्रूव होगी। तो इस टेक्निक में आपको क्या क्या याद करना है, फुल फॉर्म ऑफ MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनेजर्स को कंप्यूटराइज्ड, टाइमली, एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करके कम्युनिकेशन गैप को कम किया जाता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड को कम किया जाता है और इससे मैनेजर्स को हेल्प मिलती है फॉर टेकिंग द टाइमली डिसीजंस and implementing on time so that they can reduce the cost and they can improve the profitability of the organization. So with this, I hope that I have explained you all the 6 modern techniques of controlling with the keywords, with the various formulas, with the benefits of these techniques. और उसके बाद I hope कि किसी भी particular technique से related अगर आपको identification पे question पूछा जाए या कीवर्ड दिया जाए या फॉर्मूला का कोई मिसिंग फिगर पूछी जाए तो आप इस सब को बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। So with this I end the chapter 8 controlling of the first book। तो जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे चैप्टर 1 से 8 तक वो सारे हमने पूरे कर लिए हैं। सेकेंड बुक में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने हैं CUET के लिए। So see you next time with the explanation of these topics also. Till then, goodbye, stay healthy and connected.